हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में वेस्ट बंगाल सेट 2023 के पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 100 प्लस टॉप एमसीक्यूज लेकर आई हूं। इस एमसीक्यू सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बोलती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखते हो तो एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जिसकी मदद से आप लोग इस एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि एग्जाम में अभी बहुत कम समय बाकी है, सो यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है, जो कि डेफिनेटली आपको मदद करेगी। सो एग्जाम से पहले ये वीडियो लेक्चर सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज मैं ये भी लेकर आई हूँ कि वेस्ट बंगाल सेट पेपर 1 की क्विक रिवीजन पीडीएफ हम आपको देते हैं, जिसमें कि आपको 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग किसी भी लैंग्वेज में पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस अवेलेबल है, जिसमें कि सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्जाम में अभी कम समय बाकी है। अगर आप लोग ये 2000 एमसीक्यू पीडीएफ को 1 से 2 बार सिर्फ इसका ओवरव्यू भी ले लेते हो, तो भी आप लोगों को एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस पीडीएफ में 2000 क्वेश्चंस की मदद से हमने फुल सिलेबस कवर किया है। अपडेटेड एमसीक्यूज है, जो कि हमेशा एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेस्ट बंगाल सेट पेपर 1 के प्रीवियस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने डिजाइन किए हैं, जो कि यूनिट वाइज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही इस 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ के साथ हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी देते हैं। तो आज ही स्टूडेंट्स, आप इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 599। मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ कि अगर ये 2000 प्लस एमसीक्यूज का आप ओवरव्यू ले लेते हो, इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लेते हो, तो आप लोगों को बहुत मदद हो जाएगी इस कम समय में भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आज ही आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो इजीली इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके सकते हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म course builder on which Neptel courses are seen was created by। So Neptel ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है कोर्स बिल्डर। ओके, इसमें डिफरेंट नेप्टल के कोर्सेज होते हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको किसने क्रिएट किया है, यानी कि किसके द्वारा ये बनाया गया है? ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल या फिर विप्रो। आप सभी को बता दूं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाती हैं। इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आंसर तो मैं बताती ही हूँ, वो है गूगल। तो गूगल ने ही कोर्स बिल्डर नाम का ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, नेप्टल क्या होता है? नेप्टल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है। सो ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, इस तरह यहाँ पे जो भी हमारे बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उसके कोलेबोरेशन से ये बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। ये आईसीटी यूनिट का क्वेश्चन है। एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ठीक है, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? इसमें हमें जो कोड प्रोवाइड कराया जाता है, वो पब्लिक के लिए हमेशा ओपन होता है। इसका नाम ही है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका कोड पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ये होता है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आई होप आप सभी को समझ आ गया है, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, एंड इसका करेक्ट आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन। सो देखो, इसमें क्या पूछा गया है? कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर मान लीजिए पर्सन ए पर्सन बी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक उनका हो सकता है, कोई भी एजुकेशनल टॉपिक इनका हो सकता है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, ये जो कुछ बात बोल रहा है ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के समय पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है?
सबसे पहले क्या कोई पर्सन इनपुट देता है, आउटपुट, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने बताया ए एंड बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनपुट आएगा। ठीक है, यानी कि ए जो बोलना चाहता था, ए वो चीज बोलेगा। उसके बाद डेटा, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, वो टॉपिक वहां पे आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्रोसेसिंग। वो डेटा क्या होगा, उसके माइंड में प्रोसेस होगा। ठीक है, देन प्रोसेसिंग के बाद आपका आ जाता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री नहीं, इसके बाद आ जाएगा आपका स्टोरेज, कि जो भी डेटा प्रोसेस हुआ वो स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद वहां पे आ जाएगा आउटपुट। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन की बात की गई है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा कि वो लोग ए और बी डायरेक्ट आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, या फिर ए और बी किसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शंस है, इसको देख के ये क्लियर हो रहा है कि ये सभी ऑनलाइन किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट कर रहे हैं। राइट। सो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च। सो सोशल रिसर्च में जो है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट। सेकंड है पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट। नेक्स्ट है एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट्स, praising the good qualities of the participant, and fourth option है specify the treatment level। देखो यहाँ पे पूछा गया है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च, यानी कि सोशल रिसर्च के दौरान जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ओके, सो इसमें देखो सबसे पहले आती है हमारे पास कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, यानी कि कहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। अब सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च में जनरल डीलिंग किसके साथ होती है, पब्लिक के साथ होती है। कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, इसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, उसके बारे में अगर हमें रिसर्च करना है, तो सबसे पहले बेस्ट जो एक तरीका हो सकता है, वो हो सकता है पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना। तो जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट है, उसको कंट्रोल करना है कि हमें किस तरह की पब्लिक के साथ बातचीत करनी है, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट। पायलट टेस्ट जो है, ये रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इसमें पायलट टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं कि क्या इसके आउटपुट्स वाकई एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, एंड फिर से उसको टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट आता है स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल्स, यानी कि उपचार के जो भी स्तर होते हैं, जो भी रिसर्च के हमारे लेवल्स होते हैं, उसको वहां पे स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो आप सभी को स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो सीरीज थी, मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर की इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, वो भी हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। राइट। सो इसी के साथ देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है, क्लासिकल स्मॉग is forward when oxides of nitrogen combined with particular metal, especially in the summer season। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लासिकल स्मॉग होता क्या है। सो स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग जो है वो फॉर्म होती है, वो बनती कैसे है, जब एक हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड और किसी भी मेटर के पार्टिकुलेट जो होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो उसकी वजह से क्लासिकल स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाती है। जनरली ये जो कोल्ड का सीजन होता है, ठंड वाला समय होता है, या फिर हुमस यानी कि ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिड वाला क्लाइमेट होता है, उस समय पे ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्लासिकल स्मॉग की जगह वहां पे लिखा होता है लंदन स्मॉग, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। ओके। इसके अलावा इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस स्मॉग। ठीक है।
तो ये इसके डिफरेंट नाम है। इससे क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का एटमॉस्फेयर हो जाता है। आप लोगों ने कंट्रीज में बहुत जगह देखा होगा, किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया में भी धुआं धुआं सा रहता है, बहुत डार्क धुआं हो जाता है कि दिन में भी लोगों को दिखता नहीं है। तो वो क्लासिकल स्मॉग की वजह से होता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहां से जो काला धुआं निकलता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह जो देखने वाला लेवल होता है उसको, विजिबिलिटी को वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ट्रू है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आपने देखा है कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, दिन के समय भी लोग नहीं इधर उधर देख पाते ज्यादा दूरी तक। यही स्टेटमेंट 2 बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो यहाँ पे एक टर्म है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखो, ये कम्युनिकेशन के ही एक टाइप के अंदर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, लेकिन बोलने वाला भी पर्सन एक ही होगा, सुनने वाला भी एक ही होगा। वहीं एक और टर्म होती है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है इंट्रापर्सनल। ये INTER है इंटरपर्सनल, ये है INTRA इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन पागल है। ये होता है, हम अगर मन में कुछ सोच रहे हैं, कई लोग शीशे के सामने कभी कुछ एक्टिंग करते हैं या बात करते हैं, ये होती है सारी चीजें इंट्रापर्सनल। तो इधर पूछा गया है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। यानी कि इंटरपर्सनल में जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, अब मैंने मान लीजिए ए को कोई स्टोरी बता दी, बी ने इमीडिएटली उसके रिप्लाई में कुछ भी बोल दिया कि अच्छी थी, बुरी थी, मुझे समझ नहीं आई, कुछ भी बोल दिया। तो इसमें बोला है कि ये जो फीडबैक बी ने ए को दिया कि आपकी स्टोरी पसंद आई है या नहीं आई है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें इमीडिएटली एकदम ही सामने वाला पर्सन हमें फीडबैक दे देता है, एकदम से प्रतिक्रिया वो कर देता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे बोलता है एंड हजारों लाखों लोग दूसरी तरफ उस चीज को सुनते हैं या देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल। न्यूज क्या होता है, सिर्फ एक ही एंकर न्यूज बोलते हैं। ठीक है, एक एंकर ने न्यूज बोली, वहां पे लाखों लोग टीवी पे उस न्यूज को सुनते हैं। या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या फिर कोई लेक्चर देने के लिए आपके कॉलेजेस में भी बहुत बार आए होंगे, लाखों हजारों बच्चे इस तरफ होते हैं। एंड यहाँ पे एक ही पर्सन जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी बच्चों को कुछ भी मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं, या इस तरह से कोई भी बातचीत होती है। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। सो इसका बोला गया है कि ये एडवांटेज है कि इसमें फीडबैक होता ही नहीं है, या फिर होगा भी तो वो बहुत ही ज्यादा विलंबित होता है, बहुत ही ज्यादा आराम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 जो है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों ही फॉल्स है। अब देखो ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि एकदम से, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं बोलती हूँ इसी क्वेश्चन पे कि अगर आपको ये अभी तक के 5 क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, पसंद आए हैं नहीं आए हैं जो भी है कमेंट कर दीजिए। तो ये क्या है, ये इमीडिएट फीडबैक है, तो ये एडवांटेज भी तो है मेरे लिए। मुझे समझ आएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे पता चलेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीजें होती हैं, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स proposed कोठारी कमीशन विज अ विज लैंग्वेज। सो कोठारी कमीशन, स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में हर एक शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी बहुत से कमीशन है बट यहाँ पे अभी हम कोठारी की बात करेंगे। सो कोठारी कमीशन का मेजर फोकस किस चीज पे होता है, वो होता है सोशल जस्टिस पर। इस चीज को आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोठारी कमीशन किस लिए बनाया गया था, सोशल जस्टिस पर ध्यान रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। एंड इसके अलावा कोठारी कमीशन किस पे फोकस करता है, ये जो हमारी गर्ल्स की एजुकेशन है,
ठीक है, या फिर बैकवर्ड गर्ल्स होती हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने को मौका मिलता है, सो बैकवर्ड गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, या फिर जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं, उन सभी को प्रमोट करने के लिए, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए कोठारी कमीशन लागू किया गया था। अब यहाँ पे विज लैंग्वेज की बात की गई है, सो इसका राइट आंसर है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अब कोठारी कमीशन के अंदर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आता है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस कमेटी रिकमेंडेड मॉडिफाइंग द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मेजरली ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जिसमें कि पहला आता है हिंदी पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिट कोर्स के रूप में वो क्या करते हैं, संस्कृत को फोकस करने के लिए उनको कहते हैं। दूसरा आता है फिर उर्दू या फिर कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज जो है, एंड तीसरा आता है इंग्लिश और कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर ये तीनों ही भाषाएं इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कि कुलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसमें कौन कौन से चरण शामिल है। पहला है ओबीडियंस ऑर्डिनेशन, यानी कि आज्ञा आज्ञाकारिता दीक्षा, यानी कि लोगों को कैसे किसी की आज्ञा माननी है, किसी की बात माननी है, वो चीज। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑर्डिनेशन। तीसरा है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन। चौथा है लॉ एंड ऑर्डर ऑल द नेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए सी डी एंड ई। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन, ये नहीं है, बाकी सारे इसके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेज और भी स्टेजेस हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 इन्होंने मेंशन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं कुलबर्ग थ्योरी में वो है 6। ठीक है, सो पहला ओबीडियंस ऑर्डिनेशन होता है, इसमें हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एक इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्टेबिलिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हु कैन स्विम 40 मीटर पर मिनट, एक पर्सन है जो कि 48 मीटर एक मिनट में स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में, एंड 200 meters against the current 200 meter with the current. If the difference between these two times is 10 minutes, then what is the speed of current? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस, और जो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके अलग अलग वीडियोस मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि हमने 2021 के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एंड 2022 के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आप उनको देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर बता दिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स आर appropriate for distributing video फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, सो अगर हमें वीडियो फाइल्स की बात करनी है, बाकी सबको छोड़ दो, वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, FLA, MP3, WMA, AIF एंड AVI। अब आप में से इन आप लोगों ने MP3 ही सुना होगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स को यही पता होता है, लेकिन ये वीडियो नहीं, ये हमारा ऑडियो यानी कि म्यूजिक फाइल की एक्सटेंशन है। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है MP4, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ए एंड ई। डायरेक्टली आप लोग आंसर याद रख लीजिए, ए एंड ई। FLA, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है song.FLA, इसका मतलब है वो वीडियो फाइल है। song.AVI वो वीडियो फाइल है। ठीक है, अब जैसे आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस आती होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखो, वहां पे उसका बहुत लंबा सा नाम लिखा होगा, डॉट करके MP4 लिखा होगा, तो ये क्या है, ये बताता है कि ये वीडियो फाइल है। इसके अलावा और भी काफी सारे वीडियो फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, वो आप लिख लीजिए। एक होता है MOV, एक होता है AVI जो कि मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे आपको, एक होता है MKV, OGG, MXF, ये सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, दो लिस्ट हैं, एक मीडियम है, दूसरा यूजर व्हीकल है।
सो इसमें पहला है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। सो फिल्म देखो स्टूडेंट्स, फिल्म के लिए क्या यूज होता है, कैमरा यूज होता है। एंड यू आर एस ए मिनी प्रो जो है, ये एक कैमरा है, इसका ही नेम है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं पता होती क्योंकि बहुत एडवांस आ जाती हैं। एनटीए इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछता है, तो इसके लिए आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिल्म यानी कि कैमरा, एंड कैमरे का नाम है यू आर एस ए मिनी प्रो। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आ जाएगा आपका रबर प्लेट से, ये भी एक टेक्नोलॉजी का नाम है। रेडियो की अगर हम बात करें, तो रेडियो में आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको पता है कि रेडियो क्या होता है, सिग्नल्स के थ्रू हम तक आवाज पहुंचाता है। तो वो सिग्नल्स क्या होती हैं, वो वेव्स होती हैं, वेव्स के थ्रू आवाज आती है। टेलीविजन, सैटेलाइट डिश आप सभी के घर में होंगी जो कि टेलीविजन हम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। Next question is, in ancient Indian education system, learners were given training in following occupation in the field of, ठीक है। सो एंशियंट इंडियन एजुकेशन जो होती है, यानी कि पुराने जमाने की जो पढ़ाई का तरीका होता है, उसमें कैसे होती थी, उसमें गुरुकुल होते थे, ठीक है, मंदिर होते थे, पाठशाला होती थी, या फिर घर में लोगों को पढ़ाया जाता था, या फिर टोल्स होते थे, जैसे गुरुकुल्स होते हैं वैसे टोल्स होते थे, ठीक है। सो इंडियन एजुकेशन जो एंशियंट टाइम पे थी, तो उसमें ट्रेनिंग जो होती थी इन फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। सो किस किस फील्ड में वहां पे ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे देखें, अगर उस जमाने में होता था, एक तो आर्किटेक्चर होता था, क्योंकि जब लोग घर बनाते थे, झोंपड़ियां बनाते थे, गुरुकुल बनते थे, तो उन लोगों को वो चीजें सिखाई जाती थी कि कैसे ये बनने चाहिए। उसके बाद आता है फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, क्योंकि उस समय हर एक घर में पशु हुआ करते थे, तो वो पशुपालन भी सभी को सिखाया जाता था। जीवन जीने के लिए वो लोग कृषि करते थे, एग्रीकल्चर, इसलिए उनको सिखाया जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद डेयरी फार्मिंग, यानी कि डेयरी आप सभी को पता होगा, दूध से रिलेटेड चीजें, वो सब चीजें भी सिखाई जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन नहीं होता था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो ए, बी, सी एंड ई, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट बोलती है, एन इन्फेरेंस विच इज बेस्ड ऑन द मिडल टर्म बीइंग ओनली पॉजिटिवली related to major term is called केवल नैवी। ओके, सो केवल नैवी क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसमें इन्फेरेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा आता है केवल नव्यायी, केवल नव्यायी, ठीक है। दूसरा आता है केवल व्यातिरेकी, एंड तीसरा आता है अन्वय वातरिकी। ये सारे इन्फेरेंसेस होते हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये सारे व्याप्ति पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे अगर देखो, आप इसको देख सकते हो, इस टर्म के साथ अगर आपको इन्फेरेंस दिखता है, ठीक है, बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। इसके साथ अगर आपको इन्फेरेंस दिखता है, तो डायरेक्टली आप मैच कर सकते हो कि इसी का टाइप है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि संस्कृत एक्सप्रेशन में जब भी हम व्याप्ति, पहले मैं आपको व्याप्ति बताती हूँ, जो कि एक यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कृत एक्सप्रेशन का ये टर्म है, इसमें हिंदू फिलोसफी भी आती है। व्याप्ति का मतलब होता है स्टेट ऑफ परवेशन। इसको हम लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंस में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलता है कि कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। यानी कि अगर हम लोगों को व्याप्ति के बारे में पता नहीं है, तो उस बात से हम लोग कंक्लूजन यानी कि फाइनल आंसर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें, तो व्याप्ति हमें गारंटी देती है कि जो हमारा कंक्लूजन है किसी भी बात का, जो हमारा निष्कर्ष है, वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल सत्य है। Next question is, given below are two statements. One is labeled as assertion and another is reason. A valid deductive argument with all true premises will be lead to a true conclusion. Okay, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे दोनों statements true हैं। Second statement बोलती है, in a valid deductive argument the conclusion follow
फ्रॉम द प्रीमाइसेस विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी। डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है। डिडक्ट का मतलब होता है कम करना, सिंपल भाषा में अगर बोले तो डिडक्ट होता है कम करना, यानी कि हम ऊपर के लेवल से नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रीमाइसेस से कंक्लूजन निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। ये होता है आपका डिडक्टिव। वैसे ही इंडक्टिव में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि कंक्लूजन हमने पहले निकाल दिया, किसी बात का निष्कर्ष हमने निकाल दिया, उसके बाद हम बोलते हैं कि अच्छा निष्कर्ष तो सही था, कहानी क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने पहले कहानी सुनी, उसके बाद बोला कि अच्छा कहानी को सुन के लगता है कि ये निष्कर्ष हो सकता है। सो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एज इट इज ट्रू है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक है। रीजन जो है वो बिल्कुल इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से आप लोग नॉट को हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, एक पर्सन बहुत ज्यादा लोगों को, हजारों लाखों लोगों को एक साथ कोई मैसेज देता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल्स, यानी कि गैर पेशेवरों के द्वारा ये तैयार किया जाता है। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल्स। मैसेजेस आर रैपिडली disseminated. Messages are supposed to be understood. Media audiences are homogeneous. तो करेक्ट आंसर क्या है, बी सी एंड डी। बी सी एन डी, वो तो पता ही था। यहाँ पे लिखा है नॉन प्रोफेशनल्स, यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल्स, तो जहां पे भी ए और बी ऑप्शन साथ में थे उसको तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, है ना। सो मास कम्युनिकेशन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे असर्शन बोलती है साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड, यानी कि ध्वनि जो है वो कॉज नहीं, इसको हम सुन नहीं सकते, शाश्वत नहीं है ये, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, यहाँ पे ध्वनि शाश्वत नहीं है क्योंकि यह एक कारण है। द मिडल टर्म डज नॉट प्रूव द इटर्नैलिटी ऑफ साउंड बट इट इज अ नॉन इटर्निटी। सो यहाँ पे देखो, इटर्निटी का मतलब क्या होता है, इटर्नैलिटी है ये, ठीक है। इटर्नैलिटी का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज को, कोई फाइनाइट चीजें हैं, इरेगुलर चीजें हैं, मॉर्टल चीजें हैं, ये सारी उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इटर्नल चीजों के अंदर आ जाती है जो कि बहुत लंबे समय तक चल सकती है। तो इसीलिए बोला गया है कि साउंड जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, नॉन इटर्नल है क्योंकि वो कॉज्ड है। सो इसका राइट आंसर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। एंड A is the correct explanation of, सॉरी R is the correct explanation of A। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आपको नॉट को रिमूव कर देना है, ओके। सो ये थे आज के 50, हमारा ये 16th क्वेश्चन है। प्रीवियस 15 क्वेश्चन हम पुराने पार्ट 1 में देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फेलिसीज इज कमिटेड इन गिवन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों के पास एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इस आर्ग्यूमेंट में कौन सी फॉर्मल फेलिसी इंक्लूड की गई है। तो आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, यानी कि हर एक सांप सरीसृप है। सम स्नेक्स आर पॉइजनस क्रिएचर्स, यानी कि कुछ सांप जहरीले जीव होते हैं। देयरफॉर ऑल पॉइजनस क्रिएचर्स आर रेप्टाइल्स, इसीलिए सभी जहरीले जीव जो हैं वो सरीसृप होते हैं। अब देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके आंसर पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल फैलेसी क्या होती है। तो फॉर्मल फैलेसी एक डिडक्टिव, आप लोगों को मैंने बताया है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ही एक ये टाइप होती है जिसमें कि इनवैलिड इन्फेरेंस के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एंड जनरली फॉर्मल फैलेसी के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं नाम बता देती हूँ, डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला आता है आपके पास अपील टू द पीपल। सेकेंड टाइप है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एड होमिनम। थर्ड टाइप आ जाता है हमारे पास बैगिंग द क्वेश्चन। फोर्थ टाइप आ जाएगा स्लिपरी स्लोप। एंड फिफ्थ टाइप आ जाता है हमारे पास नेचुरलिस्टिक फैलेसी, ठीक है। सो ये 5 टाइप्स हैं जो कि फॉर्मल फैलेसी के अंदर आते हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म।
ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? उसके लिए आपको एलिसिट प्रोसेस के बारे में या फिर फैलेसी ऑफ एलिसिट के बारे में पता होना चाहिए। तो इलिसिट माइनर क्या होता है? एक फॉर्मल फैलेसी होती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेजर की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आंसर जो है ये माइनर है। क्यों? क्योंकि फैलेसी ऑफ इलिसिट जो है वो डायरेक्टली माइनर टर्म से ही रिलेट करता है, इसका मेजर टर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉर्मल फैलेसी है, कमिटेड इन अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म दैट इज इनवैलिड। एक ऐसा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है जो कि हमेशा क्या रहता है? इनवैलिड रहता है, बिकॉज इट्स माइनर टर्म, इसमें जो माइनर टर्म हम यूज कर रहे हैं ये क्या होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओके, सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, identify the correct arrangement of following different types of computer networks in the descending order of their geographical area coverage। तो 3 तरह के नेटवर्क्स के नाम यहाँ पे गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है। देखो, अवरोही क्रम हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा सबसे बड़ा नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, जिसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ये वैन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हो, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन बी, इस अकॉर्डिंग हम ये दोनों ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे। फिर वैन के बाद आता है मैन, इसका मतलब होता है मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? जैसे आप लोगों के सिटी में आपने केबल ऑपरेटर्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं? आप लोगों को केबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आ जाएगा बी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा। सी का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया यानी कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग में इसमें हम नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेस। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेस यानी कि सामाजिक विज्ञानों में प्रायोगिक पद्धति के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं यानी कि प्रायोगिक पद्धतियां होती हैं, ये मैनिपुलेशन करती हैं एक वेरिएबल को, जिससे कि वो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर सके, ठीक है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ही आप लोग याद रख लीजिए, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है artificiality of laboratory condition। Next question is, given below are two statements in respect of computers, statement 1 and 2। statement 1 बोलती है DVD ROM is an optional storage media and it can be written many times। तो DVD ROM क्या होता है? DVD, इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को प्रीवियस उसमें भी बता चुकी हूँ। एंड स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को दे दिया होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें बोला गया है कि डीवीडी रोम एक ऑप्शनल स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें कि हम एक ही चीज को, मतलब एक बार कुछ उसमें गाने डाल दिए, वीडियो डाल दिए, उसको डिलीट करके दूसरी बार कुछ और अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इट इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस होती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको अगर एक बार हम अपने कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में डाल दें, वो रैम से चला जाता है एंड फिर उसको सीपीयू अपने आप एग्जीक्यूट करता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 की दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9। तो सिंपल इंटरेस्ट मनी में कितना है? 1/9 है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम इन दी रेट परसेंट पर एनम इज। ओके ओके, तो इसको देखो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है 1/9। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आई जो है वो होता है 1/9 इंटू टी, यानी कि आर इज इक्वल्स टू टी भी हम इसको बोल सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग वैल्यूज देखें तो हमारे पास वैल्यूज इस पूरे को कैलकुलेट करके आ गई, आई इज इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100%, ये बाई 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/9 पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100, ठीक है। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/3%। और 10/3 अगर इस तरह से देखो, हम 10/3 करते हैं तो 3.3333 इस तरह से आंसर आता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ने बहुत जल्दी हमें ये क्वेश्चन बता दिया, नहीं समझ आया, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पेपर सीरीज में मैथमेटिक्स, डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो हमेशा मैं लेकर आती हूँ, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली फास्ट प्रोसेस में ये चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन से, जिसमें पूछा गया है, एंड envisaged in as envisaged in National Education Policy 2022 यानी कि NEP 2020, all higher educational institutions will aim to have a student strength of how much number by 2040, यानी कि NEP के अंदर 2040 तक ये कितना टारगेट लेकर के चले हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000। अब देखो स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्होंने आने वाले समय में यानी कि 2030 की इनके क्या टारगेट है, 2025 के क्या टारगेट है, 2040 के क्या टारगेट है हायर एजुकेशन को लेके, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की होती है। तो ये सारे टारगेट आपको पता होने चाहिए, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लेंथ ऑफ फिजियोलॉजिकल टेस्ट इज इंक्रीज्ड, if the length of physiological test is increased, it improves both reliability and validity. And statement 2 बोलती है, score of a test can be interpreted without referring to it norm। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में इसकी रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है। ये देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी पूछा है ना, ये देखो, ठीक है। सो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच स्कोर्स फ्रॉम द टेस्ट आर स्टेबल एंड रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। इसमें डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ लर्नर टीचिंग एनवायरमेंट टीचर्स, ठीक है। सो लर्नर टीचर एनवायरमेंट यानी कि टीचर और लर्नर दोनों जिसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी जगह पे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर इसमें क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। ठीक है, इसमें टीचर ये मानते हैं कि अगर मेरी क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, हर एक स्टूडेंट क्या है, वो अपने आप में यूनिक है, यानी कि अपने आप में वो अलग है, एंड हर एक बच्चे को अलग पढ़ने का तरीका समझ आता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका नाम है ए। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इनको हमारे वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना पसंद है। स्टूडेंट बी है, जिनको वीडियो लेक्चर्स वगैरह कॉन्सेप्ट से पढ़ने में मजा नहीं आता, वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ बुक से पढ़ने में मजा आता है। थर्ड स्टूडेंट ऐसा है जो कि सेल्फ स्टडी में विश्वास करते हैं। तो इस यही चीजें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इफ, मैंने आप लोगों को बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर एक क्वेश्चन, हर एक सीरीज में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस जो हमने 2022 की सीरीज की थी 10 अक्टूबर वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं जिसका कोड सभी लोगों के लिए बिल्कुल ओपन होता है, यानी कि पब्लिक उस सॉफ्टवेयर के कोड को यूज कर सकती है। सो इसका राइट आंसर है, इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर, टू स्टडी एंड मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि इसके कोड को हम लोग पढ़ भी सकते हैं और उसको अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ आर्सेनिक पॉल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर इज। तो आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्सेनिक पॉल्यूशन वो होता है जो कि जमीन में से निकलता है, ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर से निकलने वाले पानी में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इसका सबसे मेन रीजन होता है कि मिट्टी होती है जो जमीन के अंदर, क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं उनकी वजह से आर्सेनिक पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सो ये दो ऑप्शंस जो हैं, ये दोनों ही इसमें आप करेक्ट मान सकते हो यूजीसी नेट की आंसर की के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें पूछा गया है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इज कंसीडर कार्बन न्यूट्रल। तो बायोमास से जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा उत्पादित होती है, वो क्या होती है, कार्बन न्यूट्रल होती है, यानी कि कार्बन तटस्थ होती है। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है ये आपको बता दूं। बायोमास एक रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। रीन्यूएबल मतलब बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पेड़ पौधे और जानवरों में से हमें मिलता है। बायोमास कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट फ्यूल इन मेनी कंट्रीज।
जैसे कि कुकिंग के लिए भी बायोमास ऑयल्स को यूज किया जाता है, हीटिंग मशीन्स में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका रीजन है बायोमास डज नॉट ऐड CO2 टू द एटमोस्फेयर, यानी कि बायोमास वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता है। करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है एंड 2 बिल्कुल फॉल्स है। इसका रीजन जो है वो गलत है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड, जहां पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड पूछा गया है। एक तरफ रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स है, दूसरी तरफ उसके डिस्क्रिप्शन है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव, ट्रायंगुलर एंड मेटा एनालिसिस, ये चार ऑप्शंस है। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव की ही बात करते हैं, जो कि ऑप्शन 1 है। तो क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वालिटी पे फोकस करता है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका एक टर्म याद रख लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो वर्ड्स यानी कि शब्द और मीनिंग यानी कि उसके अर्थों के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्वांटिटेटिव किससे जुड़ा होता है, ये नंबर और स्टेटिस्टिक्स जो होती हैं, सिंपल आप नंबर याद रख सकते हो, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायंगुलेशन फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है जिसमें कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल मेथड्स को एक साथ यूज करते हैं। एंड मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है क्वांटिटेटिव मेथड का एक टाइप, एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 क्वालिटेटिव मेथड का एक टाइप। ठीक है, सो मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड का टाइप होता है जो कि एक सिस्टमैटिक वे में हमें कंक्लूजन तक पहुंचाने में मदद करता है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ ऑपोजिशन एंड उसका रिजल्ट क्या आएगा। ए बीइंग गिवन एज अ ट्रू अनडिटर्मिनेट, ये डायरेक्ट आंसर पे जाती हूँ। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आप लोगों को सबसे पहले तो ए ई आई ओ का मतलब पता होना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था ए ई आई एंड ओ, ये जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नॉट, आई का मतलब होता है सम, एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है, सो ए बीइंग गिवन एज ट्रू अनडिटरमाइंड, यानी कि अगर ए को हम ट्रू मानते हैं, ठीक है, ए को अगर ट्रू मानते हैं तो इसके साथ ट्रू कौन होगा, तो इसके साथ आई ट्रू होगा। ए अगर ट्रू है तो इसके साथ आई भी ट्रू होता है। ठीक है, वैसे ही ई को अगर हम ट्रू मानते हैं तो इसके साथ क्या चलेगा, इसके साथ आई को भी हम ट्रू मानेंगे। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगा ओ इज अनडिटरमाइंड, यहाँ से इसको हटा के, यहाँ से इसको हटा के अनडिटरमाइंड जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि ए बीइंग गिवन एज ट्रू, 1 सेकेंड, कि अगर हम लोग ए को ट्रू मानकर चलते हैं तो उसके डायरेक्ट में हम किसको यूज कर सकते हैं, उसके डायरेक्ट में हम बोलेंगे कि आई भी ट्रू है। सिमिलरली ई को अगर हम ट्रू मान के चलते हैं तो क्या होगा, तो आई को हम फॉल्स मानेंगे। इस तरह से ए ई आई ओ, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू होता। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो है, आप मेरे नाम से, अंकिता सूद के नाम से एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द ऑर्गेनाइजेशन एनएसटीसी इज, एनएसटीसी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में भी आया था, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ये क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट कैटलिस्ट है, ये एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये जो कि फंड प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो उनके अंदर जो भी लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दे सकें। लास्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फीचर्स है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्लिक्स, क्राउड्स, आइडेंटिटी एंड मोरेटोरियम। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशंस है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया गया है। जब भी हम लोग क्लिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें तो इन्होंने स्मॉल फ्रेंडशिप बेस्ड ग्रुप्स लिख दिया, डायरेक्टली स्मॉल ग्रुप्स है तो वो क्लिक्स होते हैं। क्राउड्स क्या होते हैं, क्राउड्स होते हैं लेस इंटीमेट मोर लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है जनरली सेंस ऑफ वन सेल्फ alone with all their beliefs, emotions and attributes.
एंड नेक्स्ट आता है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम है एक्सप्लोरेशन विद अ डिले इन कमिटमेंट टू पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन मैं डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत किसी एक आधी शिफ्ट में पूछा जाता है, अदरवाइज इस पे ज्यादा फोकस नहीं। इसी के साथ क्वेश्चंस पर जाने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पेपर 1 में यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन, जिसका ये कंप्लीट सिलेबस है। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 है, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, एक तरफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है। तो मोड्स में 1 to 1, 1 to many to many या फिर 1 to none, ये चार ऑप्शंस गिवन है। 1 to 1 का मतलब होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है। 1 to many का मतलब होता है कि एक पर्सन लगातार एक साथ 50, 100 या कितने भी लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करता है। मैनी टू मैनी का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक ग्रुप में 50 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में भी 50 लोग हैं, ये सब आपस में एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड 1 to none का मतलब होता है कोई पर्सन किसी दूसरे के साथ बात नहीं करता, सिर्फ वो अपने साथ बात कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चार टाइप्स हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये वाला तो जरूर पता होगा कि 1 to none जो होता है, इसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम लोग मन में कुछ बात सोच रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, शीशे के सामने कई बार कुछ बात कर रहे होते हैं बहुत से लोग, तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। या फिर अपने ध्यान में है, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज सोच रहे हैं, तो हम कई बार खुद से बड़बड़ाने लग जाते हैं, ये होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अपने आप से बातचीत करना। 1 to 1 होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये वाली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। 1 to many, जैसे कि देख लो, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, आप कितने सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे हो। ठीक है, अगर ये लाइव क्लासेस होती तब ये चीज आती यहाँ पे, मास कम्युनिकेशन। एंड मेनी टू मेनी होता है नेटवर्क। ठीक है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर अगर देखा जाए तो वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शंस पर जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है जिसमें मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ से पर्सन ए बोल रहा है, यहाँ से पर्सन बी बोल रहा है एक साथ। जैसे कि जनरली हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे हम लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, जैसे कि जनरली स्कूल में क्लासेस लगती हैं, एक तरफ मान लीजिए सामने से टीचर बोल रहे हैं एंड वहीं दूसरी तरफ सामने से स्टूडेंट्स ने भी उनका जवाब देना शुरू कर दिया, उस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया। तो ये होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी कि एक साथ दोनों ही सेम टाइम पर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके ऑप्शंस पर जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वीडियो चैट, दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम्स, तीसरा है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चौथा है विकीज एंड पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखो, ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, इसके साथ अगर हम रिलेट करके देखें तो वीडियो कॉल में क्या होता है, दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही बोल सकता है, दोनों एक साथ बोल सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स और टीचर एक साथ बोल सकते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि मान लीजिए आप लोग मोबाइल फोन में 3 से 4 लोग जो है कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हो, ठीक है, एक साथ बात करते हो, तो उसमें भी सब लोग एक साथ बोल सकते हैं, दो लोग भी इकट्ठे बोल सकते हैं, चार लोग हैं तो चार भी इकट्ठा बोल सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हैं फॉर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, राइट। तो अब यहाँ पे दूसरा टाइप जो है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एसिंक्रोनस होता है जिसमें कि सेंडर और रिसीवर, यानी कि मैसेज देने वाला और मैसेज सुनने वाला, ये दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। एक टाइम पे अगर ये बोल रहा है तो दूसरे टाइम पे ये बोलेगा, एक साथ दोनों को बोलने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एक जो विकीज है यानी कि विकिपीडियाज है, वो भी एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं, ये भी एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग एसिंक्रोनस की बात करें
तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि वर्चुअल लाइब्रेरी, सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक आप चलाते होंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि फेसबुक पे आपने किसी को मैसेज किया तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाए, या एक साथ आप मैसेजेस कर सकते हो। एक का मैसेज जाएगा, उसकी बात पहला पर्सन सुनेगा, तभी तो दूसरा रिप्लाई करेगा। एक साथ तो दोनों नहीं बोल सकते। तो ये सब चीजें आती हैं एसिंक्रोनस में। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने अभी बताया कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है। मेरा नाम है अंकिता, मैं किसी मान लीजिए स्वाति नाम की लड़की से बात कर रही हूँ। ये क्या है? ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज बोथ फोकस्ड एंड अनफोकस्ड, इट इज नॉट पार्टिसिपेशन फ्रेंडली, इट इज philosophical and it is metaphorical. So right answer यहाँ पे क्या है? right answer है option number 1, that is it is focused and not focused, unfocused. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, दो लोग अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए अंकिता ने स्वाति को बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, स्वाति का ध्यान ही नहीं था, तो स्वाति ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, वो समझ ही नहीं पाई मैं क्या बोल रही हूँ। ये हो गया अनफोकस्ड। फोकस का मतलब क्या होता है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनको कहानी सुना रही हूँ, वो हर एक चीज को ध्यान से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो ये होता है फोकस्ड। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो रिसीवर है, जो कहानी सुनने वाला पर्सन है, उस पे डिपेंड करता है कि वो फोकस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर अनफोकस्ड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सो इंटरकल्चरल क्या होता है? यानी कि सेम कल्चर, सेम बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, वो अगर आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यूलेसनेस, एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म या फिर जेंडर रोल्स। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के लिए डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बिजली की दूरी नहीं होगा, ये पावर डिस्टेंस है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि पर्सन पे डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का मतलब है, मान लीजिए कि मेरी बहुत अच्छी किसी फ्रेंड को मैंने कॉल किया है, तो मैं चाहे उनको 1 साल के बाद भी कॉल करूंगी, तो वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होगा, हम अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। ठीक है, जेंडर रोल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल में है ईमेल भेजना, सेंडिंग ईमेल, वर्बल इंस्ट्रक्शन यानी कि मुंह से बोलकर किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि दो ग्रुप है, मान लीजिए इसमें 50 लोग हैं, इसमें 10 लोग हैं, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सुनिएगा, यहाँ से आपके 4 डिफरेंट टाइप्स जो है कम्युनिकेशन के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो इसमें देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बोले सेंडिंग ऑफ ईमेल, ये कि एक फॉर्मल टॉक होती है। ईमेल में जाकर के हम किसी से फालतू चैट तो नहीं करते हैं ना, ये फॉर्मल होती है, ऑफिसेज में यूज होती हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारे पास वर्बल इंस्ट्रक्शन। वर्बल इंस्ट्रक्शन यानी कि मुंह से बोलकर किसी को कुछ बात बताना, तो ये इनफॉर्मल भी हो सकता है। यानी कि अब मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ, कोई बात बता रही हूँ, अभी तो चलो हम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है मैं बहुत फॉर्मली बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि टीचर स्टूडेंट्स के सामने कुछ और है, फ्रेंड्स के सामने कोई बदतमीज भी हो सकता है, तो वो इनफॉर्मल टॉक्स भी हो सकते हैं, तो वो होता है वर्बल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये होता है ट्रांजेक्शनल, इसमें ट्रांजेक्शंस होती हैं। एंड ट्रैफिक सिग्नल्स क्या है? सेमियोटिक्स है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है ये किसके अंदर आता है? ये हमारे आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि इसमें कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता, इसमें क्या होता है? सेमियोटिक्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको काइनेटिक्स भी बताया था, फिनोटिक्स भी बताया था, पैरा लैंग्वेज भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। राइट, सो आई होप यहाँ से आज आप लोगों के 5 क्वेश्चंस की मदद से बहुत से टाइप्स कम्युनिकेशन के क्लियर हो चुके हैं।
कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए और भी जो डिफरेंट टाइप्स है कम्युनिकेशन के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेकर के आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। हम उन टाइप्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द। क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। तो स्टूडेंट्स, कक्षा में जो संचार होता है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड, स्टाइल सेंट्रिक, कोलेबोरेटिव, वर्टिकल या फिर नॉन ओरिएंटल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखो स्टूडेंट्स, क्लासरूम में आपने भी हमेशा पढ़ाई की है, स्कूल में, कॉलेज में। ओके, सो क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। अब टीचर अगर 10 स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब जनरल बातचीत करना नहीं है, यहाँ पे नॉलेज को शेयर करना है कम्युनिकेशन का मतलब। ठीक है, सो टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, सो उनका एक गोल होता है, टीचर का ये गोल होता है कि वो अपना नॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, वो नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करें एंड वो सभी क्या हो, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो ये है गोल ओरिएंटेड। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे आती है वो है कोलेबोरेटिव, यानी कि अगर टीचर सहयोगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर बोल रहे हैं एंड स्टूडेंट्स उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो क्लास में अगर स्टूडेंट्स टीचर की बात अच्छे से सुने एंड टीचर स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाएं, अपना सिलेबस कवर करवाएं, तो वो चीज आती है कोलेबोरेटिव पॉइंट के अंदर। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है, इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। सो क्लासरूम में हर एक टीचर जो है वो गेट कीपिंग का काम जरूर करते हैं, यानी कि गेट कीपिंग का मतलब है कि उनकी नजर हर एक स्टूडेंट पर जरूर होती है, हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी पर जरूर होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है, एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट। ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर का एक ऐसा रोल भी होता है कि वो स्टूडेंट्स के एक गाइड के रूप में काम करे। अब गाइड का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बताएं कि पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है, उसके अलावा भी वो स्टूडेंट्स को उनके करियर में क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सब चीजें बताने में मदद करते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 की दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है। स्टूडेंट्स, इस तरह के ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से, वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। वहां पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं उस हिसाब से आंसर नहीं देना है, आपको जनरली देखना है कि जनरली लोगों को क्या लगता है कि ये क्या इस सिचुएशन में क्या आंसर हो सकता है। तो अगर ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये है मैच द फॉलोइंग से, जिसमें कि एक तरफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात की गई है एंड वहीं दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो 4 टाइप्स होते हैं बैरियर के, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज एंड कल्चरल। ओके, सो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर होते हैं इनऑडिबल वॉइस की वजह से। ठीक है, इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, डायरेक्ट ये मेन पॉइंट्स इसके बताए गए हैं। अब देखो, एक पर्सन अगर इंडिया में है एंड दूसरा पर्सन किसी दूसरी कंट्री में है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि उन लोगों की एक दूसरे की आवाज नहीं आ पाएगी, फोन कॉल भी कई बार कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये होता है फिजिकल बैरियर। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि प्री डिस्पोज नोटेशंस होती हैं। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, इसमें डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स होती है, यानी कि अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं शायद जो कि हिंदी में नहीं पेपर 1 की तैयारी करते, उनको हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो ये कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कल्चरल बैरियर, जिसमें कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो जिनका कल्चर ही डिफरेंट है तो वो वैसे ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, एक दूसरे से बातचीत इजीली नहीं कर सकते। Next question is, what communication for educational purpose takes place? The sequence of elements is. So जब भी किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें एक सीक्वेंस होता है कि कैसे हम
एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले वहां पे आप लोगों के पास क्या आता है, सोर्स आता है, देन आता है एनकोडर, देन मैसेज, डिकोडर एंड फीडबैक। ठीक है, तो सोर्स का क्या मतलब हो गया कि कैसे आप बात करेंगे। अब देखिए मैं हूं, ठीक है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है, कुछ ऐसा स्रोत नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने स्टूडेंट्स तक अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। तो अगर मेरे पास सोर्स है, अगर मेरे पास इंटरनेट को एक एग्जांपल लेते हैं सोर्स का, इंटरनेट है तो मैं क्या करूंगी, अपने मैसेज को शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ठीक है, फिर एनकोडर है, यानी कि मैं भी रेडी हूँ, इंटरनेट भी मेरे पास है। उसके बाद मैं मैसेज को तैयार करूंगी, मैसेज तैयार करके मैंने किस तक पहुंचा दिया, स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया, तो आप लोग हो गए डिकोडर्स। एंड आप लोग जैसे कमेंट्स करके हमें बताते हो कि यस ये वीडियो हमें पसंद आई या नहीं आई, या आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो सब चीजें क्या आ जाती हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं फीडबैक के अंदर। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि फीडबैक हमेशा एंड में ही आता है, बीच में या स्टार्टिंग में कभी भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर हु encourages students participation in communication will ensure। सो एक ऐसा टीचर जो कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की भागीदारी को वो प्रोत्साहित करते हैं कम्युनिकेशन में, तो उससे क्या सुनिश्चित वो करेंगे, ऑपोजिट व्यूज, सेल्फ सिस्टम, क्लास परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर बाइनरी डिस्ट्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा ना टॉपिक वही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सेल्फ सिस्टम यानी कि स्व प्रणाली क्या है। अब देखो एक टीचर ने किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाया होगा, ठीक है, टीचर ने अपने 100% एफर्ट्स, 100% नॉलेज स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट ने उसमें से 90% नॉलेज को कैप्चर कर लिया, एंड देन उन्होंने क्या किया, किसी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड अपना 70% रिजल्ट वहां पे वो लाए। तो इसमें क्या किया, टीचर ने ही स्टूडेंट को एनकरेज किया, उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया। तो सबसे पहले उनका सेल्फ सिस्टम वहां पे आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के सेल्फ सिस्टम को, टीचर के सेल्फ सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। देन वी हैव क्लास परफॉर्मेंस, और उसके बाद आ जाता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि इस तरह से एक स्टूडेंट की और एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बैरियर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये सभी टाइप्स डिस्कस किए थे। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देख के मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, जो भी है मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगी। So next question we have, when communication enhances the interaction of learners। सो कम्युनिकेशन जब लर्नर्स की यानी कि स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन को, उनकी भागीदारी को बढ़ा देता है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन होता है। साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें किसी स्टूडेंट का माइंड यानी कि दिमाग, और उनका बिहेवियर यानी कि उनका स्वभाव, ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशनशिप्स टू प्रोड्यूस मीनिंग्स। सो सिंबल और साइन यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं, बात करते हो हम लोग मुंह से तो बोल ही रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वर्ड्स हो गए, लेकिन यहाँ पे साइन और सिंबल की बात की गई है, यानी कि हम लोग हाथों से इशारे करके या फिर कोई पिक्चर दिखा करके किसी दूसरे पर्सन को कोई बात बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, मीनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। Next statement is, this is possible because of a network of signs through such relations। This is possible because of network of signs through such relations। ठीक है, सो ये जो साइंस और सिंबल के बीच में इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इसकी वजह से ही उनके मीनिंग को प्रोड्यूस कर पाना, उनके अर्थ को निकाल पाना, उत्पन्न कर पाना जो है वो संभव होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, दैट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आप लोगों को अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया है इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बातें करते हैं। अब अपने आप से बातें करने का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई रिहर्सल कर रहे हैं, वो शीशे के सामने कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, ये सब चीजें आती है इंट्रापर्सनल, यानी कि अपने आप से कुछ बात करना। देन वी हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग होते हैं। देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं एंड सभी लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग उस वाली बातचीत में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबको बोलने का अधिकार होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पे आप लोग बात करोगे। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में एक पर्सन बहुत बड़ी ऑडियंस को एक मैसेज एक साथ देता है। इसके एक एग्जांपल है टीवी न्यूज चैनल। जैसे न्यूज में क्या होता है, लाखों करोड़ों लोग एक जगह बैठ के एक टीवी से एक ही पर्सन से कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो नेता होते हैं उनके भाषण होते हैं, ये सब चीजें आती हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। मास का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों, बहुत सारे लोग उस समय पे वहां पे उपलब्ध हों। ठीक है, सो अब देखो, विद इन वन सेल्फ मतलब इंट्रापर्सनल। सो फर्स्ट को अगर फोर से मैच करोगे सो करेक्ट आंसर है, इसी से आपको करेक्ट आंसर मिल जाता, ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शंस तक हम गए ही नहीं, राइट। Next question is in communication process when the sender and receiver interchange role। ये repeated question है, इसका correct answer है transactional model। अगला question है given below are two statements personality conflicts in a classroom situation are a barrier to effective interaction। so personality conflicts क्या होती हैं, ये इसका मतलब है कि दो लोग, अब क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स है ए एंड बी, ठीक है, दोनों में पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किस चीज को लेकर के, उनके स्टाइल को लेकर के, उनके एथिक्स यानी कि उनके नैतिकताओं को लेकर के, उनके वैल्यूज को लेकर के, उनके रूल्स को लेकर के। अब एक पर्सन अगर बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है खाली है, इस तरह से आप इसको मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब जैसे पर्सन ए बोलता है कि ये वाला बॉक्स आधा खाली है, पर्सन बी बोलता है कि आधा भरा है, तो क्या है, ये पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल है यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन के हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज invariably considered the best solution in classroom environment। so interpersonal communication यानी कि एक आदमी सिर्फ एक किसी अलग एक आदमी से बातचीत करता है, ये इनवेरिएबली जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। तो ऐसा तो नहीं है, अब क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे अगर एक क्लासरूम में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन किसी एक से ही बात करेगा। 5-6 लोगों का ग्रुप होते हैं तो वो आपस में भी बात करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। सो एफिकेसी क्या होता है, एफिकेसी या फिर इसको वर्किंग एफिशिएंसी भी बोला जाता है, ये डिपेंड करती है उस पर्सन के तीन चीजों पर। ठीक है, सबसे पहला आता है उस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है उनका कंटेंट, और उसके बाद आता है रिसीवर, कि किसको हम लोग ये अपना जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, या सामने सुनने वाला जो बच्चा है या जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है वो कैसा है। ठीक है, सो रिटन कम्युनिकेशन में जब एफिकेसी होती है सो वो डिपेंड करती है किन किन चीजों पे, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, यानी कि हमने कुछ लिख दिया उसके बाद हम उसको काट के फिर से जब कुछ लिखते हैं। दूसरी चीज है ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि कड़े शब्दों का प्रयोग। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, लिखने के बाद जो हम संपादन करते हैं, लिखा काट दिया उसके बाद साइड में फिर से लिखा, दिस इज एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। देन वी हैव ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों में संक्षिप्तता, कि कोई एक वर्ड अगर मैं लिख रही हूँ, कोई एक स्टेटमेंट अगर मैं लिख रही हूँ, तो वो कितना ज्यादा संक्षिप्त है, कितना ज्यादा वो उस मीनिंग को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कड़े शब्दों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स contributing to school learnings are termed as social
कॉम्पिटेंसी, सोशल कॉम्पिटेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सामाजिक क्षमताओं की बात करें किसी भी स्कूली शिक्षा के अंडर, ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है मोटिवेशन, देन वी हैव सोशल स्किल्स, देन वी हैव फैमिली सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लिसनर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच द फॉलोइंग है। पुअर लिसनर्स जो ढंग से बात नहीं सुनते, अग्रेसिव लिसनर्स जो कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, थर्ड इज पैसिव लिसनर्स जो कि निष्क्रिय होते हैं, एंड चौथा है स्यूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये पता होता कि केयर अदर्स जो होते हैं, यानी कि दूसरों को जो डराने में रहते हैं, जिससे कि दूसरों को, कई लोगों का नेचर ऐसा होता है ना कि वो सबको डराते रहते हैं, सो वो अग्रेसिव लिसनर, इसको अगर आप लोग मैच कर लेते तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में आप लोग बहुत इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस द इश्यूज रिलेटेड टू, डायरेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ एक समय पे बात कर रहे हैं, लाइव इंटरचेंज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। सो वो वीडियो चैट में भी होता है, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम में भी होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी होता है। अब देखो, विकीपीडियाज विकीज अगर हम बात करें तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होती। अगर सिंपल यहाँ पे देखो वीडियो चैट लिखा है, अगर सिर्फ चैट लिखा होता तो उसमें भी वो भी सिंक्रोनस की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो, मान लीजिए मैंने आप लोगों को अभी मैसेज किया, आप मुझे 10 मिनट के बाद रिप्लाई करते हो, फिर मैं आपको अगले 20 मिनट के बाद रिप्लाई करती हूँ, तो वो एक साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। लेकिन वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आमने सामने होते हैं, एकदम से मैंने कुछ बोला, एकदम से आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट को, अब आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग एक अच्छे श्रोता कब बनोगे? आपको एक अच्छा श्रोता मैं कब बोलूंगी? एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन यानी कि ध्यान हटाने की क्षमता, कंसंट्रेशन अगर आपकी होती है, डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हो तो आप लोग एक अच्छे लिसनर होंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट, ह्यूमैनिटी टू नो एंड इग्नोरिंग द अदर साइड। सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, सी एंड ई। आप लोगों की एकाग्रता इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो आपको जरूर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर सच में आप समझने की इच्छा रखते हो, इंटरेस्ट के साथ यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप समझोगे। एंड इग्नोरिंग द अदर साइड यानी कि आपके पीछे कोई गाने चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में जो चल रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो। सो आप एक अच्छे श्रोता हो। आप में से कौन कौन स्टूडेंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को और किस टॉपिक पर इस तरह से पीवाई क्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए। या आप चाहते हो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो नेक्स्ट वी हैव पुअर लिसनर। ये देखो स्टूडेंट्स, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Next question is communication activities of learners fall into domains consisting of। So communication activities है अगर learners की, दो students अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो किस किस डोमेन को ध्यान में रखेंगे? परसेप्शन, ग्रुपिज्म, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिग्रेसिव बिहेवियर या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड ई ओनली, ठीक है, यानी कि किसी स्टूडेंट की धारणा, अंतर व्यक्तिगत कौशल एंड पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are two statements, assertion and reason, new media enhance the opportunity to extend the learning environment unheard or before। ठीक है, यानी कि जो नया मीडिया है, जैसे अभी आप लोग क्लासेस, पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, आपको रोज घर से जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि आप लोग घर बैठे बैठे कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख रहे हो, तो ये न्यू मीडिया है।
ठीक है, इसने क्या किया, आपकी लर्निंग को एक्सपेंड कर दिया। रीजन ये है कि लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, तो वो अपने हिसाब से अपनी सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि वो अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल खुद से सेट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर वन, दैट इज both A and R are correct and R is the correct explanation of questions की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the full form of abbreviation CD-ROM? सो सीडी रोम से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। सो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो स्टूडेंट सीडी आप लोगों ने सुनी होगी। सीडीज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई डेटा, कोई फाइल भी हो सकती है। ओके, एंड सीडी के साथ अगर हम लोग रीड ओनली मेमोरी लगा देते हैं, यानी कि वो अगर सीडी रोम होता है तो इसके अंदर जो भी डेटा एक बार स्टोर हो जाए उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली रहता है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ। सो मल्टीमीडिया आप लोगों ने टर्म जरूर सुनी होगी, मूवीज में, आपका अगर एंड्रॉयड मोबाइल है वहां पे भी सुना होगा। तो मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? सो इसके अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल, हमारी ऑडियो फाइल एंड हमारी वीडियो फाइल, यानी कि जो सिंपल हमारी जैसे कि वर्ड की फाइल होती है, कोई भी हमारे सॉन्ग्स होते हैं या फिर कोई वीडियोस होती हैं, वो सब चीजें मल्टीमीडिया कैटेगरी में आती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेस ऑफ। तो अब हमारे इस यूनिट का नाम ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ दी अबव। सो आप लोग जैसे ऑनलाइन मेरी क्लासेस अभी देख रहे हो, तो ये किसके अंदर आता है? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटरनेट से रिलेटेड, आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, जो भी चीजें होती है जिसकी मदद से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, वो सब हमारा आईसीटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पर मेरा ये सेशन देख रहे हो, व्हाट्सएप पर आप हमारे ये सेशंस देखते हो। ठीक है, सो ये सब चीजें क्या है? ये मोबाइल एप्लीकेशन है, उनके थ्रू जो आप लर्निंग करते हो। वेब बेस्ड लर्निंग क्या हो गई? जैसे कि अगर आप लोग हमारा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हो, सो उस ऐप से अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो वेब बेस्ड लर्निंग की कैटेगरी में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ओनली, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सो डायरेक्टली अगर आप लोग देखो, सो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि जनरली यूजीसी नेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन बोलता है, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो स्टूडेंट, सीपीयू आप सभी ने जरूर सुना होगा, कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्डवेयर पार्ट होता है। सीपीयू को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। ठीक है, सो ये तीनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री की एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड यूपीएस यूनिफॉर्म पावर सोर्स नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये अभी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, अगर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट में सही आंसर जरूर बताऊंगी। तो ये आप लोगों को अपकमिंग एग्जामिनेशन में मदद करेगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन या फिर स्नेक। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ओनली। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पता होनी चाहिए, एक है जावा, एक है सी, एक है सी प्लस प्लस। इस तरह से आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है। ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, एक लिस्ट बनानी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं। इनकी आपको एक लिस्ट बना करके रखनी है, एग्जाम में जरूर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A to F system is used in which of the following number system? So हमारे पास, आप लोगों को अगर बेसिक कंप्यूटर पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें की आती है बाइनरी लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे ए से एफ की जो बात की जा रही है वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ए से एफ की बात जहाँ पे की जाए वो होती है हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अब देखो, वैसे ही ए से एफ की बात की तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज, अगर हम यहाँ पे टर्म 16 की बात करें तो भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है। बाइनरी होती है 0 एंड 1 की वैल्यू। किसी भी वैल्यू के बेस में अगर 2 लिखा होगा तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर्स, ठीक है। ऑक्टल होते हैं 0 से लेकर के 9 तक वैल्यूज। किसी भी टर्म के बेस में 10 लिखा होगा तो वो ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। किसी भी टर्म के बेस में अगर 16 लिखा होगा तो वो हेक्साडेसिमल होती है। सॉरी, यहाँ पे किसी में भी अगर बेस 8 होता है तो वो ऑक्टल होती हैं, एंड डेसिमल होती है किसी का बेस अगर 10 होता है। सो ये आप लोग नोट कर लीजिए, हर साल एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन BIOS? BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। अब आप लोग कंप्यूटर में, चलो मोबाइल की ही अगर बात करते हैं, मोबाइल में आप लोग कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, वो गाना आपने किसी और को व्हाट्सएप की मदद से भेज दिया, तो ये क्या है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कि BIOS सिस्टम हमें इसमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको आईसीटी के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे अंकिता सूद के नाम से, ठीक है। आपको वहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होती है बहुत डिटेल में मैंने बताया है, डेफिनेटली आप लोगों को ये मदद करेंगे, ठीक है। सो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड सीपीयू। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर जब आप लोग देखते हो तो उसकी जो स्क्रीन होती है ये मॉनिटर होता है। एक इस तरह का बॉक्स होता है लंबा सा जिसको कि ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का, ये होता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 9? अब देखो स्टूडेंट्स, बाइनरी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करना है, ठीक है। 9 को इस तरह से लिख के, इसका हमने एलसीएम, बचपन में एलसीएम जरूर सीखा होगा। सो 2 से किसी भी नंबर को एलसीएम कर देना है। 8 टू जा, सॉरी 4 टू जा 8 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से करते हैं, जो भी टर्म गिवन है उसको लिख दीजिए, ठीक है। देन उसका 2 से हमने ये कर देना है, ठीक है। 4 टू जा 8, यहाँ पे लेकिन 9 है तो 8 और 9 कितनी वैल्यू आ गई 1, इसको साइड पे लिख देना। अगेन 2 से ही करना है, 2 टू जा 4, ये पूरा सॉल्व हो गया, सो वैल्यू कितनी बची 0। 2 1 जा 2, यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व हो गया तो वैल्यू कितनी बची 0। सो उसके बाद हम इसको इस तरह से रीड करेंगे तो 1 0 0 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो 9 का मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये श्योर क्वेश्चन है तो आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ कि आप 12 का जो है बाइनरी नंबर क्या होता है इसी तरह से सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्रीविएशन जो है, ये एब्रीविएशन का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। सो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको 50 प्लस एब्रीविएशंस बताई हैं, उसको याद रखने के ट्रिक्स भी बताए हैं, तो उनको देख लीजिए, आपके एग्जाम में मदद हो जाएगी। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। सो एमएस वर्ड अगर आप लोगों को पता होगा तो उसमें जो भी फाइल हम बनाते हैं, फाइल बनाने के बाद फाइल को हम सेव करते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वो किस टाइप की फाइल होती है। सो वो होती है हमारे पास .doc फाइल। वैसे ही docx होती है। पीएनजी क्या होती है? पीएनजी इमेज फाइल होती है। जेपीजी क्या होती है? जेपीजी भी हमारे पास इमेज फाइल होती है। वैसे ही अगर हम MP3 की बात करें, MP3 क्या होती है? म्यूजिक यानी कि ऑडियो फाइल होती है। MP4 क्या होती है? MP4 हमारे पास वीडियो फाइल होती है, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मेट्स, ये जो एक्सटेंशन वर्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे सेपरेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एंड स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से बताऊंगी कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस? तो मैंने आपको बताया था वेब पेज इंपॉर्टेंट है, वेब साइट्स इंपॉर्टेंट है,
वेब ब्राउजर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये तीनों अलग चीजें हैं, ठीक है। सो इसको बोला जाता है यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म, इसको भी ये एब्रिविएशन में भी एक बार पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, किसी भी गूगल पे जाकर के आप लोग कुछ भी सर्च करते हो, चाहे आप लोग फेसबुक ही सर्च कर रहे हो, ठीक है। सो वहां पे आपको दिखता है www.facebook.com, इस तरह से आपको वहां पे पूरा एड्रेस दिखता है, उस चीज को यूआरएल बोला जाता है। जो एक लिंक हम लोग आपको कॉपी करके देते हैं ना, अगर आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो वहां पे आप देख सकते हो, उस चीज को यूआरएल बोला जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन आईएसपी? सो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे देखो, कई स्टूडेंट्स, कई लोग क्या होते हैं, वो बीएसएनएल यूज करते हैं, कई लोग एयरटेल यूज करते हैं, कई लोग जियो यूज करते हैं। सो ये सब क्या है, ये इंटरनेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ओके, ये सारी कंपनीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिखती सी बात है, मैंने आपको अभी बताया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो डेफिनेटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल एंड ई कॉमर्स की बात की गई है, ठीक है। अब देखो, किसी ने कुछ यूज किया हो या नहीं किया हो, google.com हम लोग सब यूज करते ही हैं, ठीक है। सो google.com में क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हो तो google.com क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। वैसे ही ईमेल आईडी, किसी को भी अगर, जैसे आप लोग अगर यूजीसी नेट का फॉर्म ही भर रहे हो, तो आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी वहां पे एंटर करनी होती है, तो ईमेल क्या हो गया, gmail.com। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड अगर बात हो रही हो, किसी भी चीज की शॉपिंग हो, तो वो क्या करवाता है, अमेजोन हमें ये मदद करवाता है, ठीक है। एंड जॉब कहाँ पे मिलती है, नौकरी.com। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर्स। कंपाइलर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं मोबाइल की तरह, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। तो अगला क्वेश्चन है, GUI स्टैंड्स फॉर। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और आपके पास एब्रिविएशन है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जनरल एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। सो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। सो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब किसी भी अगर ऐप पे आप जाते हो तो वहां पे कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं, कुछ जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है, या फिर कुछ भी चीजें होती है जिसकी मदद से लोगों को पता चल जाता है कि हमें इस चीज पे जाना है। जैसे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको कार्ट दिखता है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें आप सेव कर रहे हो वो वहां पे होगी, ठीक है। वो छोटा सा आइकन, वो छोटी सी फोटो देखकर ही आपको पता चल जाता है कि किस चीज का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें कि बोला गया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर डेटा इज एट स्टेक ऑन द इंटरनेट। यानी कि जो यूजर होता है, जो आम आदमी, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंटरनेट के स्टेक पर होती है। एंड इसका रीजन ये बताया गया है, नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा, ठीक है। सो यूजर की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, उनके डेटा की प्राइवेसी के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। सो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड वर्ड प्रोसेसिंग, एंड हमें उसकी फाइल एक्सटेंशन बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन पर 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो आप अगर ये एक्सटेंशन पढ़ लेते हो कि इमेज फाइल की कौन सी होती है, वीडियो ऑडियो की कौन सी होती है, वर्ड फाइल की कौन सी होती है, पीपीटी की कौन सी होती है, एक लिस्ट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, एंड आपके ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप फिर सॉल्व कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको बताया था, ऑडियो फाइल होती है क्या, MP3, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, .doc, राइट। सो इमेज फाइल होती है .jpeg, एंड वीडियो फाइल होती है MPEG। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4।
सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ना, अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज एक टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है। एंड्रॉइड एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप लोगों का एंड्रॉइड मोबाइल है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या ये एक हार्डवेयर है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड मोबाइल है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये हार्डवेयर कैटेगरी में नहीं आते, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को एक ये लिस्ट भी बनानी है कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी भी प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं एंड उसके सॉल्यूशन तक जाना है, तो उस प्रोसेस को एल्गोरिदम बोला जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि 2022 के हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन पे मिल जाएंगे इसी तरह से डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो आज ही ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहां पे जाकर यूजीसी नेट पेपर 1 अंकिता सूद नाम के फोल्डर पर आप जाकर लॉग इन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।